मेरी आवाज सभी को सुनाई दे रही है? मम्मा मम्मा सुनो तो मेरी आवाज सभी को आ रही है? वॉइस, वीडियो, पीपीटी सब क्लियर है? मैसेज करके बताइए। मेरी आवाज सभी को सुनाई दे रही है। सुनो सबको रागिनी नमस्ते। सभी को आ रही है वॉइस वीडियो पीपीटी सब क्लियर। संतोष कुमार नमस्ते। कल हम लोगों ने 30 प्रश्न कर लिए थे। पीवाईक्यू सीरीज चल रही है। अनिशा ठीक है। महिमा सिंह नमस्ते। कल 30 प्रश्न हम लोगों ने कर लिए थे। चलिए बिना वक्त का जाए कि शुरू करते हैं। 9 बजे से क्लास शुरू हो जाती है, सभी लोग ध्यान दें। तो आज हम लोग को 31वां प्रश्न करना था। सभी लोग जुड़ जाइए। नमस्ते सभी लोगों को। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा 31वां प्रश्न है, निम्नांकित अनुवादों को उनके हिंदी में पहली बार प्रकाशित होने के वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में आपको सजाना है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को देखा जाए तो खड़िया का घेरा पहला इनका जो अनुवाद का क्रम दिया हुआ है, खड़िया का घेरा, एकांतवासी योगी, उसके बाद में शांत पथिक दिया हुआ है। शांत पथिक के बाद कामदेव का अपना बसंत ऋतु का सपना, और लास्ट में विश्व प्रपंच। सबसे पहले आपको ये बताना है कि ये खड़िया का घेरा, एकांतवासी योगी, शांत पथिक, ये सब रचनाओं से आप अवगत हैं कि नहीं? अगर पीवाईक्यू में प्रश्न पूछा गया है ना, तो इसको अगर आप हल करते हैं तो साथ ही साथ जो इस रचना को लिखने वाले हैं, रचनाकार का नाम भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर देखा जाए कि एकांतवासी योगी की रचना किसने की है? श्रीधर पाठक ने। इसका आंसर मैं बाद में बताऊंगी, पहले ये बताइए कि खड़िया का घेरा के रचनाकार कौन है? खड़िया का घेरा के रचनाकार कौन है? कमलेश्वर। लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है प्रश्न। दोबारा अगर बनेगा तो हो सकता है आपकी बार प्रकाशक का नाम पूछ लें। खड़िया का घेरा के जो रचनाकार है उनका नाम पूछ लें, तो कमलेश्वर। एकांतवासी योगी जो रचनाकार है वो है श्रीधर पाठक। ठीक है। शांत पथिक के राम नरेश त्रिपाठी हैं। राम नरेश त्रिपाठी। कामदेव का अपना बसंत ऋतु का सपना, ये रचना है हबीब तनवीर जी की, जिनका आगरा बाजार लगा हुआ है नाटक। हबीब तनवीर, इसको लिख लीजिए। और विश्व प्रपंच, ये रचना है, निबंध है शुक्ल जी का, इन्होंने अनुवाद किया है। ठीक है, तो ये शुक्ल जी का निबंध है। तो अनुवादकों को उनके हिंदी में पहली बार प्रकाशित होने के वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में सजाना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रश्न संख्या 31 का पहला उत्तर हो जाएगा, BCAD। ठीक है, एकांतवासी योगी, सबसे पहली रचना एकांतवासी योगी ही आई है श्रीधर पाठक जी की 1886 में, 1886 में।
उत्तर बताते चलिए सभी लोग। प्रश्न नंबर 32। मेरा नेटवर्क रुक जा रहा है महिमा सिंह। चलिए नेटवर्क में आइए। वैसे तो आवाज मेरी आ रही होगी सभी को। 32वां प्रश्न है, देवनागरी लिपि के संबंध में निम्नलिखित बातें उपयुक्त कौन कौन सी हैं? जैसे बोला जाता है देवनागरी में, वैसा ही लिखा भी जाता है। एक लिपि चिन्ह से अनेक ध्वनियों को व्यक्त करने की क्षमता है। संविधान में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी भाषा को राजभाषा माना गया है। देवनागरी लिपि में पंजाबी और उड़िया भाषा लिखी जाती है। ध्वनि और संकेत में निश्चितता है। तो सही विकल्प का चुनाव करना है। सही विकल्प बताइए, केवल ए बी ई, केवल ए बी डी, केवल ए सी ई या फिर केवल बी डी ई? सही उत्तर बताइए मोहन कुमार। रागिनी, अनिशा, संतोष कुमार, सही उत्तर बताइए। सही उत्तर इसका हो जाएगा उत्तर संख्या 3। ठीक है, ए सी ई सबसे पहला हो जाएगा। जैसे बोला जाता है वैसे ही देवनागरी में लिखा जाता है, ये एकदम सही है। ठीक है, फिर सी ऑप्शन है, संविधान में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा माना गया है। फिर ई ऑप्शन है, ध्वनि और संकेत में निश्चितता होती है। तो ए सी ई बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। वॉइस क्लियर नहीं है? वॉइस क्लियर नहीं आ रही है क्या? सभी लोग बताइए। नंबर 32 का सी बिल्कुल सही। सभी लोग बताइए, वॉइस में कोई दिक्कत है क्या? मैम, मैंने आत्मोदरी, आत्मकथा और मानस का आपकी सारी वीडियोस देखे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। पाठक गण अच्छे होते हैं तो सारी रचनाएं पढ़ लेते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 33 बताइए, स्वनिम के संबंध में उपयुक्त कथन कौन सा है? वाक्य में शब्दों के संबंध निर्धारित करते हैं। इसका संबंध मौखिक भाषा से होता है। सार्थकता की दृष्टि से शब्द लघुतम इकाई है। यह उच्चरित भाषा की लघुतम इकाई है। इसका ज्ञान भाषा के शुद्ध उच्चारण को जानने में सहायक है। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर बताना है। ए बी सी, बी सी डी, बी डी ई या फिर ए डी ई। स्वनिम के संबंध में उपयुक्त कथन कौन सा है? गूंज रहा है? अच्छा ठीक है, आवाज गूंज रही है मेरी। अभी सही आ रही है क्या वॉइस? राधे राधे ज्ञानो शर्मा। आवाज गूंज रही है। अभी ठीक आ रही है कि नहीं? सही उत्तर बताइए प्रश्न नंबर 33। संतोष कुमार दूसरा बता रहे हैं। रागिनी सी बता रही हैं। प्रश्न संख्या जरूर लिख दीजिए। प्रश्न संख्या जरूर लिख दीजिए सभी लोग। अब ठीक है। ठीक है स्वाति सिंह, प्रश्न संख्या के साथ में उत्तर बताइए। प्रश्न नंबर 33, वाक्य में शब्दों के संबंध निर्धारित करते हैं। इसका संबंध मौखिक भाषा से है। सार्थकता की दृष्टि से शब्द लघुतम इकाई है। यह उच्चरित भाषा की लघुतम इकाई है। सही उत्तर बताना है आपको। सही उत्तर हो जाएगा बी डी ई। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। इसका संबंध मौखिक भाषा से है स्वनिम का। फिर यह उच्चरित भाषा की लघुतम इकाई होती है।
और इसका ज्ञान भाषा के शुद्ध उच्चारण को जानने में सहायक होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी डी ई सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 34 की ओर। लख कर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर। इस पंक्तियों में मैं का अर्थ क्या है? मैं का अर्थ निराला है, राम है, मनु है, फिर पुनर्वा है। पीवाईक्यू में पूछे गए प्रश्न 2023 का प्रश्न पत्र हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सेकंड शिफ्ट का। बताइए, लख कर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर। प्रश्न नंबर 34 का उत्तर बताइए। चौतीस का पहला निराला, निराला। अनिशा बिल्कुल सही, निराला सही उत्तर हो जाएगा। निराला जी की पंक्ति है। किस कविता से है ये पंक्तियां? कविता का नाम बताइए, किस कविता की पंक्तियां हैं? जी संतोष कुमार, एकदम सही उत्तर है। निराला जी की पंक्तियां हैं, लेकिन किस कविता से है? कविता का नाम बताइए। चलिए आगे वाले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 34 का पहला उत्तर सही हो जाएगा। डॉक्टर तुलसीराम के ननिहाल में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अब जिसने मूल टेक्स्ट को पढ़ा है वो इस प्रश्न का उत्तर दे लेगा, जिसने नहीं पढ़ा है वो नहीं दे पाएंगे। तेज बहादुर सिंह है, मुसाफिर लाल है, परशुराम सिंह है या फिर हरिहर दास है? सरोज स्मृति, ज्ञानो शर्मा, बिल्कुल सही। प्रश्न नंबर 35 का उत्तर बताइए। डॉक्टर तुलसीराम के ननिहाल में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पैंतीस का पहला बता रहे हैं कुछ लोग, अनिशा बता रही हैं, मुसाफिर लाल बता रहे हैं, तेज बहादुर सिंह। सही उत्तर हो जाएगा बिल्कुल तेज बहादुर सिंह। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। नोट कर लीजिए कहीं पे भी, क्योंकि अगर ये रिपीट होते हैं प्रश्न तो अब की बार ये प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। प्रश्न नंबर 36, परीक्षा गुरु उपन्यास के विविध प्रकरणों के शीर्षक हैं। कौन कौन से शीर्षक हैं? 41 प्रकरण है इसमें टोटल। दुर्जनता, ईश्वर प्रेम, प्रामाणिकता, अदालत, प्रेत भय। बताइए, ए बी सी, सी डी ई, बी सी डी या फिर बी सी ई? सही उत्तर बताइए। परीक्षा गुरु उपन्यास के विविध प्रकरणों के शीर्षक कौन कौन से हैं? बताइए अनिशा, ज्ञानो शर्मा, रागिनी, संतोष कुमार। परीक्षा गुरु उपन्यास के विविध प्रकरणों के शीर्षक इनमें से कौन कौन है? इनमें से कौन सा नहीं है वो बता दीजिए, वो भी निकाल देंगे तो भी सही हो जाएगा उत्तर। 36 का तीसरा बता रही है स्वाति सिंह, ज्ञानो शर्मा। प्रश्न नंबर 36 का दूसरा सही हो जाएगा, सी डी ई, प्रामाणिकता, अदालत और प्रेत भय। ईश्वर प्रेम नहीं है और ना ही दुर्जनता है। 41 के 41 प्रकरण मैंने बताए हुए हैं आपको जब मैं तथ्यों की चर्चा कर रही थी। ठीक है, तो इसमें विविध प्रकरण है, प्रामाणिकता है, अदालत है और प्रेत भय है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 37, निम्नांकित पात्र अलग अलग उपन्यासों के हैं। पात्रों को तत्संबंधी उपन्यासों के प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार में पहले से भाग के क्रम में लगाइए। प्रश्न ऐसे बन रहे हैं, अब देखिए। भैरवी, भैरवी किस उपन्यास की पात्र है? लीजा किस उपन्यास की पात्र है? बेला, सरस्वती और बंती ये सारी ही स्त्री पात्र हैं। किस उपन्यास की है ये आपको बताना है, और उसके साथ में प्रकाशन वर्ष को अनुक्रम में सजाना है। यहाँ पे टाइम आपका टाइम मैनेजमेंट काम करता है ना। यहाँ पे आपके टाइम बहुत ज्यादा चला जाता है इसी प्रश्न को सॉल्व करने में। तो भैरवी जो है वो बाण भट्ट की आत्मकथा की है ना। भैरवी बाण भट्ट की आत्मकथा की है पात्र।
लीजा किसकी है? तमस उपन्यास की है। फिर बेला जो है वो राग दरबारी की है। उसके बाद में सरस्वती पात्र सभी को पता होगा, शेखर एक जीवनी। उसके बाद में बंती, बंती किस उपन्यास की है? ये हो जाएंगी झूठा सच की। तो सबसे पहले बाण भट्ट की आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष 1946, तमस 1973, राग दरबारी कब आया था? राग दरबारी 1968 में आया था, 1968 में, 1968 में, 1968 में। शेखर एक जीवनी 1941 में, झूठा सच 1958 में, 1958। तो इसमें अगर देखा जाए तो शेखर एक जीवनी सबसे पहले आएगा। शेखर एक जीवनी की पात्र कौन है? सरस्वती, और सरस्वती डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन कहाँ है? प्रश्न नंबर 37 का दूसरा सही हो जाएगा। रागनी चौबे सही बता रही हैं। भैरवी बानभट्ट, लीजा तमस, बिल्कुल सही। अब इस प्रकार से प्रश्न बन रहे हैं, देख लीजिए। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 38। अरे यावर रहेगा याद में माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, असम, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश, असम, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश। अरे यावर रहेगा याद में माजुली द्वीप पूछा गया है किस राज्य में स्थित है? 37 का बी बता रही है रागनी, बिल्कुल सही, असम सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर नंबर 2, दिल्ली दर्पण निबंध के अनुसार किला के खां को सब मिलाकर कितनी कीमत की वस्तुएं तोहफे में मिली थी? 20,000, 25,000, 30,000 या फिर 35,000? दिल्ली दरबार दर्पण निबंध के अनुसार किला के खां को सब मिलाकर कितनी कीमत की वस्तुएं तोहफे में मिली थी? 38 का दूसरा। प्रश्न नंबर 39 का बताइए। प्रश्न नंबर 39 का सही उत्तर क्या होगा? स्वाति सिंह ए बता रही हैं। अनिशा 25,000, जी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 39 का सही उत्तर हो जाएगा 25,000 रुपए मिले थे। किसको? किला के खां को। सब मिलाकर कीमत की वस्तुएं इनको तोहफे में प्राप्त हुई थी। भारतीय लोकतंत्र की आलोचना करने वाला नाटक युग्म कौन सा है? बकरी, आगरा बाजार, अंधा युग एक और द्रोणाचार्य, बकरी महाभोज, अंधा युग और आधे अधूरे। जी रागनी जी 25,000, 25,000 में 1 जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया है रागनी आपने। चलिए बताइए प्रश्न नंबर 40 का उत्तर। भारतीय लोकतंत्र की आलोचना करने वाला नाटक युग्म कौन सा है? बकरी और महाभोज। अनिशा बकरी और महाभोज बता रही है, एकदम सही। भारतीय लोकतंत्र की आलोचना करने वाले नाटक युग में है बकरी और महाभोज। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 41। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की कहा की बैठक में सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने की स्वीकृति दी गई? सूरत, बारडोली, कलकत्ता, कानपुर। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की कहा की बैठक में सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने की स्वीकृति दी गई थी? 41 का दूसरा बता रही है बारडोली, बिल्कुल सही। अनिशा सही उत्तर, बारडोली सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 42। उपन्यासों में गीतों कविताओं के प्रयोग पर सत्य कथन कौन सा है? झूठा सच में पंजाबी कवियों बुल्ले शाह, बाबा फरीद की कविताएं प्रयुक्त हुई हैं। बी ऑप्शन है जिंदगी नामा में हिंदी कवियों तुलसी सूर के पदों का प्रयोग है। तीसरा है मैला आंचल में सुमित्रा नंदन पंत की कविता का इस्तेमाल किया गया है।
डी ऑप्शन है मानस का हंस में मोहिनी रैदास का एक भजन गाती है। तमस में सर्वे भवन्तु सुखिना का उपयोग किया गया है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए बी सी डी, सी डी ई या फिर ए सी डी? प्रश्न नंबर 42 का उत्तर अनिशा सी डी ई बता रही हैं। मैला आंचल में सुमित्रा नंदन पंत की कविता का इस्तेमाल किया गया है। मानस का हंस में मोहिनी रैदास का एक भजन गाती हैं। तमस में सर्वे भवन्तु सुखिना का प्रयोग हुआ है। बिल्कुल सही, सी डी ई ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 43, आलोचना पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं। कौन नहीं रहे हैं? अरुण कमल, परमानंद श्रीवास्तव, नामवर सिंह, कमला प्रसाद। परमानंद श्रीवास्तव कहाँ से हो जाएंगे? अमृता सिंह 42 का 3 बता रही हैं। 43 का बताइए। प्रश्न नंबर 43 का उत्तर सही क्या होगा? जी, कमला प्रसाद सही। अनिशा का उत्तर एकदम सही है, कमला प्रसाद सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर, तो ये आलोचना पत्रिका के जो संपादक रहे हैं जैसे अरुण कमल, परमानंद श्रीवास्तव और नामवर सिंह, ये तीनों ही आलोचना पत्रिका के संपादक रह चुके हैं। भोला राम का जीव कहानी के अनुसार भोला राम को रिटायर होने के कितने वर्ष बाद तक पेंशन नहीं मिली थी? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष? दुर्गा वर्मा राधे राधे बताइए। प्रश्न नंबर 44, भोला राम का जीव कहानी के अनुसार भोला राम को रिटायर होने के कितने वर्ष बाद तक पेंशन नहीं मिली थी? छोटी सी कहानी है हरिशंकर परसाई जी की। कोई बात नहीं महिमा सिंह, आप फिर से देख लीजिएगा। अनिशा 44 का कितना बता रही हैं? 5, 2 से 5 वर्ष। 44 का दूसरा बता रही हैं स्वाति सिंह 44, 5 वर्ष। बिल्कुल सही, 5 वर्ष सही उत्तर हो जाएगा, 5 वर्ष। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 45, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे, ना कुछ कह सकी अपनी ना उन्हीं की पूछ मैं सकी भय से, तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूं उस और क्या है, जी लोगों के ने तो बेच दिए ईमान। साकेत, गीत फरोश, रश्मि रथी, सांद गीत। मिलान करना है, बताइए सही उत्तर क्या होगा इसका? आसान पंक्तियां हैं। कोई बात नहीं सौम्या, 45 का तीसरा बता रही हैं स्वाति सिंह, सही उत्तर हो जाएगा पहला। पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे, ये किसकी पंक्ति है? रश्मि रथी की है। ना कुछ कह सकी अपनी ना उन्हीं की कुछ पूछ सकी भय से, किसकी पंक्ति है ये सही हो जाएगा साकेत। फिर तोड़ दो यह क्षितिज पीवाईक्यू में कई बार प्रश्न बन चुका है, सांद गीत महादेवी वर्मा की पंक्ति है। जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, गीत फरोश। सही उत्तर हो जाएगा पहला। 3, 1, 4 और 2, ठीक है, पहला उत्तर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 46,
सत्य कथन बताना है आपको। वैदर्भी रीति में ओज गुण प्रकाशक वर्णों की अधिकता होती है। भरत के नाट्य शास्त्र में रीति के लिए प्रवृत्ति शब्द का उल्लेख है। वामन ने रीति के 5 प्रकार माने हैं: वैदर्भी, घोड़ी, पांचाली, शौरसेनी और लाटिया। कुंतक ने रीति को मार्ग कहा है। भोज ने अवंतिका और मागधी नामक 2 नई वृत्तियों की उद्भावना की है। सही उत्तर बताना है। ABC, BCD, CDE, BDE। पूजा कौशल, नमस्ते। अनीशा 56 का 4 बता रही। प्रश्न नंबर 46 चल रहा है अनीशा। सही उत्तर इसका हो जाएगा BDE। भारत के नाट्य शास्त्र में रीति के लिए प्रवृत्ति का शब्द का उल्लेख हुआ है, एकदम सही। उसके बाद में आपका हो जाएगा कुंतक ने रीति को मार्ग कहा है, और फिर भोज ने अवंतिका और मागधी नामक 2 नई वृत्तियों की उद्भावना की है। ठीक है, भारतीय काव्यशास्त्र से बना हुआ प्रश्न। आगे चलते हैं। प्रिय प्रवास का प्रथम सर्ग एक ही छंद में रचा गया है, वह छंद कौन सा है? शार्दुल विक्रीडित छंद, द्रुत विलंबित छंद, मंदाक्रांता छंद और वसंत तुलिका छंद। सही उत्तर कौन सा होगा? प्रिय प्रवास का प्रथम सर्ग एक ही छंद में रचा गया है, वो छंद कौन सा है? अनीशा दूसरा बता रही है, द्रुत विलंबित। और बताइए विकास पटेल। बी अनीशा, द्रुत विलंबित। जी हाँ, सही उत्तर हो जाएगा द्रुत विलंबित छंद। पहला जो प्रथम सर्ग है प्रिय प्रवास का, वो द्रुत विलंबित छंद में रचा गया है। कबीर साहित्य के अध्येता कौन कौन है इनमें से? इमरे बंगा, पुरुषोत्तम अग्रवाल, वीरेन यादव, धर्मवीर, डेविड लॉरेंजन। ABE, BCD, BDE या CDE? जी विकास पटेल, आपका स्वागत है। पूजा कौशल 47 का दूसरा बता रही हैं। प्रश्न नंबर 48 का बताइए पूजा कौशल। अनीशा BDE बता रही हैं, सही उत्तर हो जाएगा BDE, बिल्कुल सही। सबसे पहले कबीर साहित्य के अध्येता कौन है? पुरुषोत्तम अग्रवाल हैं। उसके बाद में धर्मवीर हैं। माफ कीजिएगा, सबसे पहले जो कबीर साहित्य के अध्येता हैं वो, जी हाँ सही है, पुरुषोत्तम अग्रवाल हो जाएंगे। उसके बाद में हो जाएंगे धर्मवीर और डेविड लॉरेंजन। B, D और E इसका उत्तर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 49। मैलांचल के अनुसार बावन दास के मृत्यु स्थल को ग्रामीणों ने क्या रूप दे दिया था? अंततः बावन दास की मृत्यु हो जाती है। मैलांचल पूरा उपन्यास पढ़ाया जा चुका है। बावन की डीह का, शहीद स्मारक का, भारत माता का थान का और चेथरिया पीर का। सही उत्तर बताइए। भारत माता का थान का गलत। कौन बता रहा है 49 का? C नहीं होगा विकास पटेल। जी हाँ अनिशा, सौम्या, रागिनी, स्वाति, बिल्कुल सही। चेथरिया पीर का। बावन दास की मृत्यु स्थल को ग्रामीणों ने चेथरिया पीर का स्थल बना दिया था। आगे चलते हैं। स्कंदगुप्त के स्त्री पात्र कौन कौन से हैं?
जेता, देवकी, मालिनी, रामा, चंदा। ABC, BCD, CDE या फिर ACD? सही उत्तर बताइए। प्रश्न नंबर 50। BCD बता रही हैं जी, बिल्कुल सही। स्वाति सिंह। सही उत्तर हो जाएगा। कौन कौन है स्कंदगुप्त की पात्र? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। ये तीनों ही नाटक आपके बहुत इंपॉर्टेंट है और तीनों से ही अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। सही उत्तर हो जाएगा देवकी, मालिनी और रामा। ये तीनों ही स्कंद गुप्त नाटक की पात्र हैं। मनुष्य के मन से सुंदर और कुछ नहीं होता। ईश्वर यदि है तो मनुष्य के मन में ही समाये है। मानस कांस उपन्यास में संवाद किसका है? तुलसी का, गंगाराम का, नरहरिदास का, फिर मोहिनी का? देवकी, मालिनी, रामा जी। प्रश्न नंबर 51 का उत्तर बताइए। मनुष्य के मन से सुंदर और कुछ नहीं होता। ईश्वर यदि है तो मनुष्य के मन में ही समाये है। मानस कांस उपन्यास में संवाद किसका है? मोहिनी। बिल्कुल सही स्वाति सिंह, बहुत बढ़िया। सही उत्तर हो जाएगा मोहिनी का ये वक्तव्य है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 52। तीसरी कसम कहानी के अनुसार हीराबाई का संबंध किन दो कंपनियों से हुआ है? रौता कंपनी, जगमोहन कंपनी, मथुरा मोहन कंपनी, जगमोहन कंपनी, सगुन कंपनी, रौता कंपनी, मथुरा मोहन और रौता कंपनी? बताइए। जी अनिशा, एकदम सही। मथुरा मोहन कंपनी और रौता कंपनी। सही उत्तर हो जाएगा 4। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 53 है। सरदार पूर्ण सिंह के निबंध हैं। कौन कौन से निबंध है सरदार पूर्ण सिंह के? नैनों की गंगा, पवित्रता, आचरण की सभ्यता, जय जमुना मैया जी, हम डार डार तुम पात पात। बताइए। BCD, ACD, ABC या CDE? सरदार पूर्ण सिंह के निबंध कौन कौन से हैं? कितने निबंध लिखे हैं सरदार पूर्ण सिंह जी ने? अनिशा, स्वाति, अमृता, बताइए सही उत्तर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नैनों की गंगा, पवित्रता और आचरण की सभ्यता। ये तीनों ही निबंध सरदार पूर्ण सिंह के निबंध हैं। अच्छा, जो नैनों की गंगा है उसका वास्तविक नाम क्या है? नैनों की गंगा, नैनों की गंगा किस पुस्तक में है? आप देखिए, इसमें रामचंद्र तिवारी की पुस्तक है, उसमें दिया हुआ है नैनों की गंगा जो है वो कन्यादान का एक अन्य नाम है। ठीक है, कन्यादान भी सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है। बच्चन के अनुसार 8 निबंध है, अमृता बता रही हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 54। निम्नांकित नाटकों को हिंदी में उनके प्रथम प्रदर्शन वर्ष के आधार पर पहले से वाक्य क्रम में सजाइए। बकरी नाटक कब लिखा गया, कब प्रकाशित हुआ? महाबली, आगरा बाजार, माधवी, आषाढ़ का एक दिन। माधवी जो नाटक है वो किसका है? भीष्म साहनी जी का है। और जो महाबली नाटक है वो किसका है? असगर वजाहत का है। नोट कर लीजिए, असगर वजाहत। महाबली
बकरी कब लिखा गया था? 1974 में, 1974। आगरा बाजार, आगरा बाजार का प्रकाशन 1954 में। आषाढ़ का एक दिन, ये तो सभी को पता होना चाहिए, 1958 में। माधवी कब लिखा गया था? 1984 में आया था माधवी। और महाबली सबसे लास्ट में आया है। महाबली का जो प्रकाशन है वो 2019 है। बी 3 ऑप्शन में दिया हुआ है, सही उत्तर बताइए। 54 का पहला बता रहे हैं कुछ लोग। सही उत्तर इसका हो जाएगा CEADB। सबसे पहले आगरा बाजार 1954 में, ठीक है। उसके बाद में आषाढ़ का एक दिन 1958 में। उसके बाद ए ऑप्शन आ जाएगा 1974 बकरी। उसके बाद में आपका आ जाएगा डी ऑप्शन माधवी, और लास्ट में आ जाएगा महाबली। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। महाबली जो नाटक है वो असगर वजाहत का है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 55 है, अभिकथन और कारण वाले। अंग्रेजों ने पुरानी आर्थिक संरचना को बदला, जमीन का नया बंदोबस्त किया। नए बंदोबस्त के कारण जमीन को क्रय विक्रय करने की छूट मिल गई। कारण बताया गया है कि बदलती हुई परिस्थितियों में बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने समाचार पत्रों के माध्यम से अंग्रेजों के अत्याचारों का विरोध करना आरंभ कर दिया। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर कौन सा होगा? ए आर दोनों सही है, सही व्याख्या है आर ए की। ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। ए सही है नहीं है लेकिन आर सही है। बताइए। जी सौम्या, मैं सी बताई थी, ठीक है। सही उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, एनडीए के द्वारा माना गया उत्तर। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 56। संस्कृति के 4 अध्याय में तिलक के बारे में उपयुक्त बातें कौन कौन सी हैं? गीता रहस्य में तिलक जी ने सुस्पष्ट घोषणा की कि गीता का उद्देश्य निवृत्ति नहीं प्रवृत्ति का प्रतिपादन किया है। बी है कर्मठ गृहस्थ को योगी सन्यासी और भक्त के समकक्ष नहीं माना जा सकता है। तिलक के उपदेश तत्कालीन समय में वीरता, निर्भीकता और सच्चाई के सबसे बड़े उपदेश थे। गीता का मार्ग संन्यास का मार्ग है, संसार त्याग और कर्म का न्यास का मार्ग है। तिलक जी ने बताया कि योग का अर्थ गीता में कर्म है। नीचे दिए गए सही विकल्पों में से सही उत्तर बताइए। ACE, BDE, ACD, BCE। अनिशा ACE बता रही हैं। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ACE। गीता रहस्य में तिलक जी ने सुस्पष्ट घोषणा की कि गीता के उद्देश्य में निवृत्ति नहीं प्रवृत्ति का प्रतिपादन है। ठीक है, आगे चलते हैं। कोसी का गठवार कहानी में लक्ष्मा के संदर्भ में आए शब्द काला चरेऊ का अर्थ क्या है? काला चरेऊ सुहाग चिन्ह है, बिंदिया है, करधनी है, कंगन है। सही उत्तर बताइए। सौम्या ए बता रही हैं। सौम्या प्रश्न संख्या भी जरूर लिख दिया करिए। सुहाग चिन्ह बिल्कुल सही। सही उत्तर उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलते हैं। एक रूप हिंदू तुरुक दूजी दशा न कोय, मन की दुविधा मानकर भय एक सौ दोए। ये कविता किस कवि की है? नरोत्तम दास की, वली दक्कनी की, नवल दास की, बनारसी दास की? प्रश्न नंबर 58।
सही उत्तर हो जाएगा विकास पटेल, डी बता रहे हैं। प्रश्न संख्या जरूर लिख दीजिए विकास पटेल जी। प्रश्न संख्या 58 का आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। बनारसी दास की पंक्ति है, एक रूप हिंदू तुरुप दूजी दशा न कोय, मन की दुविधा मानकर भय 102। आगे चलते हैं। भारत सत्य कथन बताना है आपको। भरत ने नाट्य शास्त्र के 16वें अध्याय में अलंकारों का निरूपण किया है। उद्भट, जयदेव और प्रतिहारेंदु राज अलंकार संप्रदाय के आचार्य हैं। काव्यादर्श के दूसरे और तीसरे परिच्छेद में अलंकार निरूपण है। काव्यालंकार में 6 परिच्छेद हैं। काव्यालंकार सार संग्रह रुद्रट का ग्रंथ है। सही उत्तर बताना है आपको। काव्यालंकार सार संग्रह उद्भट का है। रुद्रट का ग्रंथ है कि उद्भट का ग्रंथ है? ये एनटीए के द्वारा ड्रॉ किया गया था प्रश्न। सभी को 1 नंबर एक्स्ट्रा मिला था इस वाले क्वेश्चन में। सही उत्तर बताना है। ए बी सी सही उत्तर इसका है। भरत ने नाट्यशास्त्र के 16वें अध्याय में अलंकारों का निरूपण किया है। उद्भट, जयदेव और प्रतिहारेंदु राज अलंकार संप्रदाय के आचार्य हैं और काव्यादर्श के दूसरे और तीसरे परिच्छेद में अलंकार निरूपण है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 60। निम्नलिखित घटनाओं को पहले के बाद से क्रम में व्यवस्थित करना है। आर्य समाज का स्थापना वर्ष, आनंद मठ का प्रकाशन वर्ष, गीतांजलि का प्रकाशन वर्ष, विश्व धर्म में विवेकानंद का संबोधन कब हुआ था, ब्रह्म समाज की स्थापना। आर्य समाज का स्थापना वर्ष 1875 में हुआ था, नोट कर लीजिए इसको। आनंद मठ का प्रकाशन वर्ष नोट कर लीजिए 1882, 1882। फिर गीतांजलि का प्रकाशन वर्ष नोट कर लीजिए। गीतांजलि का प्रकाशन वर्ष है 1910, 1910। विश्व धर्म सभा में विवेकानंद का संबोधन कब हुआ था? ये हुआ था 1893 में, 1893 में। और ब्रह्म समाज की स्थापना, सबसे पहले ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में, 1828। तो सबसे पहले यही हो जाएगा। ई ऑप्शन तो तीन में आ रहा है, उसके बाद में बी ऑप्शन 2 में आ रहा है, फिर सी और डी में आपको कंपैरिजन करना है। सही उत्तर इसका हो जाएगा तीसरा, EABDC। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। ठीक है, आगे चलते हैं। वैचारिक पृष्ठभूमि से बना हुआ प्रश्न है। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती? निबंध में भारतेंदु जी ने सब उन्नतियों का मूल किसमें माना है? धर्म, संस्कृति, भाषा या कृषि? सही उत्तर बताइए। धर्म, संस्कृति, भाषा, कृषि? जी हाँ, धर्म सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 धर्म सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। चंचल किशोर सुंदरता की करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। यह किसका संवाद है? चिंता सर्ग से है, एड़ा सर्ग से है, श्रद्धा का सर्ग है या लज्जा का संवाद है? बताइए। चिंता, ईड़ा, श्रद्धा, लज्जा। चंचल किशोर सुंदरता की करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। सही उत्तर बताइए। लज्जा बिल्कुल सही, लज्जा उत्तर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं। मालवी का केंद्र क्या है? जयपुर है, इंदौर है, जोधपुर है, जबलपुर है? मालवी का केंद्र पूछा गया है। जयपुर, इंदौर, जोधपुर, जबलपुर? छोटे लाल मैम 61 में भाषा होगा। सब उन्नतियों का मूल, आप अगर छोटे लाल जब निबंध पढ़ेंगे ना, तो पहले मुझे भी यही लगा था भाषा, है ना। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति का मूल भाषा बताया है, लेकिन इस निबंध में उन्होंने धर्म को माना है। ठीक है, तो धर्म उत्तर सही होगा।
बताइए 63। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 इंदौर। मालवी का केंद्र इंदौर है। ठीक है, आगे चलते हैं। बहिष्कृत भारत पत्र का प्रकाशन वर्ष किस वर्ष में आरंभ हुआ था? 1919, 1927, 1930, 1938। बहिष्कृत भारत मालवी जयपुरी है, यह राजस्थानी है। रागिनी जी फर्स्ट बता रही हैं, किसका बता रही हैं? बहिष्कृत भारत पत्र का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? ये किसके ये जो पत्र है वो किसके निर्देशन में निकला था? अंबेडकर जी का। जब दर्शन पढ़ेंगे ना तब उसमें आता है ये बहिष्कृत भारत पत्रिका 1927 में आई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगरा बाजार नाटक का आरंभ किस नज्म से होता है? कन्हैया का बालपन, बालदेव जी का मेला, आदमी नामा, शहर आशोभ। सही उत्तर प्रश्न नंबर 65 का उत्तर बताइए। आगरा बाजार नाटक का आरंभ किस नज्म से होता है? सही उत्तर हो जाएगा शहर आशोभ से, ऑप्शन नंबर 4। जी बिल्कुल सही। रागिनी, स्वाति, अनिशा बिल्कुल सही, शहर अशोक। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीति ग्रंथकार कवि कौन कौन से हैं? कुलपति मिश्र, बेनी बंदीजन, बख्शी, हंसराज, गुमान मिश्र, ग्वाल कवि। रीति ग्रंथकार कवियों के नाम पूछे गए आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक के अनुसार। ABC, ABE, BCD, BDE। सही उत्तर हो जाएगा A, B और C। कुलपति मिश्र, उसके बाद में बेनी बंदीजन और ग्वाल कवि। रीति ग्रंथकार कवि हैं कुलपति मिश्र, बेनी बंदीजन और ग्वाल कवि। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक के अनुसार हिंदी साहित्य का इतिहास। प्रश्न नंबर 67, इसका तो उत्तर पता चल गया आपको, चलिए कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने 20वीं सदी में भारतीय काव्य शास्त्र संबंधी कोई पुस्तक नहीं लिखी है? सही उत्तर हो जाएगा रामविलास शर्मा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 68 की ओर। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर कहानी के अनुसार इंस्पेक्टर माता दीन ने चांद पर जाकर जो काम किए उन्हें पहले से बात के क्रम में लगाना है। नकली चश्मदीद गवाह बनाना सिखाया, जान बचाने वाले आदमी को अपराधी बनाकर जेल में डाल दिया, थानों में हनुमान मंदिर बनवाए, पुलिस का मानवतावाद इस अवधारणा में पुलिस वालों का विश्वास जगाया, पुलिस वालों की तनख्वाहें कम कराई। सही उत्तर इसका हो जाएगा CEBDA। सबसे पहले थानों में हनुमान मंदिर बनवाए। मंदिर नहीं, फोटो लगवाते हैं वैसे वहां पर। इस कहानी में आप पढ़ेंगे तो फोटो लगवाते हैं थानों में, है ना। उसके बाद में पुलिस वालों की तनख्वाहें कम कराई, फिर जान बचाने वाले आदमी को अपराधी बनाकर जेल में डाल दिया, उसके बाद में पुलिस का मानवतावाद इस अवधारणा में पुलिस वालों का विश्वास जगाया, और लास्ट में है नकली चश्मदीद गवाह बनाना सिखाया। चलिए सूची 1 और सूची 2 से मिलान कीजिए। 70 प्रश्न करते हैं आज।
बाकी के 30 प्रश्न जिसमें आपका पैसेज भी होगा वो कल करेंगे। शीलो, तारा, कनक, उषा। मंदिर बनाते हैं मैम, ठीक है, हो सकता है। मुझे कहानी पढ़ी थी, मुझे याद नहीं है। फोटो का तो मुझे याद है, फोटो लगवा देते हैं थानों में हनुमान जी की। सही उत्तर बताइए। शीलो, तारा, कनक, उषा। पति या प्रेमी के रूप में स्त्री पात्र। सही उत्तर, उत्तर संख्या 2 हो जाएगी इसकी। शीलो रतन, तारा असद, कनक पुरी, उषा राजेंद्र। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2। और आज का अंतिम प्रश्न, लाल पान की बेगम कहानी में स्त्री पात्र कौन कौन सी हैं? सुहासी है, चंपिया है, ज्योतिया है, मखनी बुआ है, सुनरी है। बताइए। ए बी डी, ए डी ई, बी सी ई, बी डी ई। मंदिर बनवाते हैं, ठीक है, मंदिर बनवाते हैं। सुहासी, चंपिया, ज्योतिया, मखनी फुआ, सुनरी, लाल पान की बेगम कहानी में स्त्री पात्र कौन कौन है? बताइए। अनिशा बी डी ई बता रही हैं। बी डी ई बिल्कुल सही। चंपिया है, मखनी बुआ है और सुनरी है, ये तीनों ही लाल पान की बेगम की स्त्री पात्र हैं। ठीक है, और प्रश्न करेंगे कि यहाँ पे स्टॉप करें? बताइए जल्दी से, क्योंकि पैसेज तो काफी बड़ा होगा, पैसेज को करना। बताइए, कर लेते हैं। अनिशा बोल रही हैं स्टॉप मैम, क्योंकि पैसेज भी है और मैं चाहती हूँ कि पैसेज को आप हल्के में ना ले, पैसेज को भी पूरा पूरा पढ़ें, क्योंकि प्रश्न पत्र काफी लेंदी आता है, बहुत बड़ा होता है प्रश्न पत्र। खैर, इसका आंसर तो आपको पता ही चल गया है, मोहसिन। ठीक है, बाकी के प्रश्न कल करते हैं। ठीक है, एक और भाग में ये हो जाएगा, उसके बाद ये पूरा 2023 जून का प्रश्न पत्र आप हल कर लेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। लाइट नहीं है, बैटरी नहीं है, सौम्या चार्ज कर लीजिए फोन।